विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे अरब ज्योग्राफर्स के भूगोल में योगदान की। हमने बात की कि उन्होंने किस किस तरीके से खगोल शास्त्र के संदर्भ में, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी के स्वरूप के संदर्भ में अपने मत दिए और पृथ्वी की परिधि की गणना करने का भी प्रयास किया। और उनका एक महत्वपूर्ण योगदान ये मिलता है कि उन्होंने ज्ञात विश्व का, जो भी बसा हुआ विश्व था, मानव द्वारा बसा हुआ विश्व, उसका सीमांकन किया। और साथ में जलवायु विज्ञान की दृष्टि से उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला क्लाइमेटिक एटलस अरब ज्योग्राफर्स द्वारा तैयार किया गया। अरब ज्योग्राफर्स ने भारतीय मॉनसून की सबसे पहले जो विश्लेषणात्मक जो स्टडी है वो करने का प्रयास किया। और इन्होंने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में भी बांटा और साथ ही विश्व में स्थल गोलार्ध और जल गोलार्ध जैसी स्थापना भी देने का प्रयास किया। आज हम आगे बात करते हैं कि विश्व में कि भौगोलिक चिंतन में या भूगोल के विकास में इनका और क्या योगदान रहा। तो हम आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी पे, भू आकृति विज्ञान पे। विश्व में जो लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन है, जो स्थल रूपों का निर्माण है, वो कैसे हुआ, इस पर भी अरब ज्योग्राफर्स ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जो इनका भौतिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। इन्होंने ये बताया कि लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है। अल बिरूनी ने, जिन्होंने कि ग्रेट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, किताबल हिंद करके अपनी पुस्तक लिखी, उसमें ये 1030 में, इसमें इन्होंने स्पष्टता बताया कि हिमालय के दक्षिण में जो जलोढ़ मैदान हैं उनमें गोल पत्थर मिलते हैं। अब वो पत्थर गोल कैसे होते हैं ये भी इन्होंने बताने का प्रयास किया कि पहाड़ी जल धाराओं के प्रवाह के साथ जब वो पत्थर लुढ़कते हुए आते हैं तो उनका स्वरूप गोल बन जाता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में या उसके आगे जो जलोढ़ मैदान है उनमें गोलाकार पत्थर मिलते हैं। जब हम नदी के अपरदन चक्र को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि नदी इस प्रकार के पत्थरों का निर्माण करती है। तो वहां उस समय में भी ये अध्ययन अरब ज्योग्राफर्स के समय में भी मिलता है। इसके अलावा इन्होंने ये बात भी कही कि जलोढ़ मिट्टी के कण पर्वत पदीय क्षेत्र में, मतलब बिल्कुल पर्वत के निकट का जो क्षेत्र है वहां पर मोटे होते हैं और जैसे जैसे दूर मैदानी क्षेत्र की ओर जाते हैं वैसे वैसे इन कणों का आकार पतला बारीक होता जाता है। ये भी जो निक्षेपण की जो प्रक्रिया है कि मोटे से धीरे धीरे पतला होता हुआ नदी मैदानी क्षेत्र में उस निक्षेप जो मिट्टी है, जो अवसाद है, उसको बिछाती है, जो हम आज पढ़ते हैं, ये बात उस समय में 1030 में अल-बरूनी ने कह दी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान जियोमॉर्फोलॉजी के क्षेत्र में भी इनका माना जाता है। इसके अलावा इब्न सिना नाम के अरब ज्योग्राफर हुए हैं जिन्होंने अनाच्छादन और ऋतु अपक्षय के कारकों का गहन परीक्षण किया। कीन ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया। इन्होंने अनाच्छादन कैसे होता है, ऋतु अपक्षय कैसे होता है और अपर्दन कैसे होता है, और इन समस्त प्रक्रियाओं के दौरान स्थल रूपों का निर्माण में भी कैसे कैसे परिवर्तन आता है, उसकी ओर इन्होंने समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित किया, समस्त वैज्ञानिक जगत का ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने ये बताया कि पर्वतीय जो धाराएं हैं, पर्वत से बहने वाली जो जल धाराएं हैं, वो ढाल को अपर्दित करती हुई चलती हैं। इन्होंने ये बात कही कि पर्वत जो हैं वो लगातार नदियों के द्वारा अपने, उनके ऊपर से जो जलधाराएं बहती हैं उनके द्वारा अपर्दित होते रहते हैं और ऊंची चोटियां सिर्फ वहीं बनी रह जाती हैं जहां की शैलें अपर्दन के लिए कठोर होती हैं। जिन शैलों को, जो शैलें रेजिस्ट कर जाती हैं और नदी का पानी उसे काट नहीं पाता, ऐसी जगह पे चोटियां ऊंची रह जाती हैं और बाकी हिस्से पर्वत के धीरे धीरे अपर्दित होते जाते हैं जलधाराओं के कारण। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पर्वत ऊंचे होते हैं। स्पष्टतः उन्मज्जन और निमज्जन की बात इन्होंने नहीं की, लेकिन उत्थान होता है, पर्वत ऊंचे होते हैं और जैसे ही कोई स्थल ऊंचा होता है वह अपर्दन के लिए प्रस्तुत हो जाता है। ये बात इब्न सिना के जो रचनाएं हैं उनमें मिलती है। इन्होंने ये बताया कि पर्वत ऊंचे होकर तुरंत अपर्दन के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है जिसका ऑब्जर्वेशन बहुत लंबे समय में किया जा सकता है। ये बात इन्होंने स्पष्ट की थी। इसके अलावा इन्होंने चट्टानों में फॉसिल्स की भी खोज की, जो हम अवशेष पाते हैं उनकी भी खोज की, और इन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि प्रकृति फॉसिल्स के रूप में उन पादपों और जंतुओं को संरक्षित रखती है जो अपने आप जीवित नहीं रह पाते, जो जीवित रहने में असफल हो जाते हैं,
इन्होंने बहुत साफ साफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इंडिकेशन तो मिलता है कि जो पादप और जंतु प्रकृति के में जीवन की प्रक्रिया में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए प्रकृति फॉसिल्स के रूप में उनको चट्टानों में संरक्षित रखती है। कुल मिला के वो ये बताना चाहते थे कि जो खत्म हो गए उन पादपों और जंतुओं की जानकारी हमें फॉसिल्स के रूप में मिल सकती है। तो ये सारा का सारा जो इनका जो अध्ययन है, जो इन्होंने विश्व के समक्ष रखा, ये जियोमॉर्फोलॉजी के क्षेत्र में, कुल मिला के पूरे भूगोल के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भूगोलवेत्ताओं इनके जब हम भौतिक भूगोल में योगदान की बात करते हैं तो एक बात और सामने आती है कि ताप कटिबंधों की बात भी ग्रीक ज्योग्राफर्स की तरह, रोमन ज्योग्राफर्स की तरह अरब ज्योग्राफर्स ने भी की है। इन्होंने भी संपूर्ण पृथ्वी को अक्षांशीय आधार पर 5 ताप कटिबंधों में बांटा है। एक टॉरिड जोन है जो दोनों ट्रॉपिक्स कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, उष्ण क्षेत्र है, उष्ण आर्द्र क्षेत्र है। इसके बाद टेम्परेट जोन है, समशीतोष्ण प्रदेश है, जो ध्रुवीय क्षेत्र और ट्रॉपिक्स के बीच का हिस्सा है, और ध्रुवीय क्षेत्र है जो कि शीतल जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जिनको की जो कि ध्रुव के जो ध्रुवों के चारों ओर विस्तृत है। इस प्रकार से ताप कटिबंधों में इन्होंने भी पृथ्वी को बांटने का प्रयास किया। एक बात और इन्होंने कही कि अगर जिसको हम कह सकते हैं कि ओवरऑल भूगोल के क्षेत्र में या मानव भूगोल के संदर्भ में इन्होंने ये कहा कि विश्व का 1/4 भाग ऐसा है जहां पर मानव निवास करता है। मतलब इनको इतना अंदाजा था कि ऐसा नहीं कि जितने में मानव निवास करता है बस पृथ्वी उतनी ही है। ये इस बात को स्वीकारते थे कि हैबिटेबल वर्ल्ड अलग है और कुल मिला के टोटल वर्ल्ड अलग है, मानव द्वारा बसा हुआ क्षेत्र अलग है और पूरा विश्व अलग है। इसलिए इन्होंने कहा कि जितना विश्व है उसके सिर्फ 1/4 भाग पर मानव निवास करता है, और बाकी जो क्षेत्र है वहां पर या तो पानी की अधिकता है यानी समुद्री क्षेत्र है, या ऐसी जलवायविक और जो मॉर्फोलॉजिकल दशाएं हैं जिन जहां पर कि मानव निवास नहीं कर पाता है, जो मानव के जीवन के प्रतिकूल है। यहां से इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि पर्यावरण जहां जहां अनुकूल परिस्थितियां देता है वहां वहां मानव निवास कर लेता है, वहां वहां अपनी आजीविका चला लेता है। लेकिन अगर प्रकृति उसे अनुकूल दशाएं नहीं देती है तो उस क्षेत्र पर मानव निवास नहीं कर पाता है। ह्यूमन और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में इनका एक जो मत है अरब ज्योग्राफर्स का, वो इस रूप में भी इनका योगदान दर्शाता है कि इब्न खालदुन जो हुए थे, उन्होंने इसके अलावा अलबरूनी, अल मसूदी, इन सब ने ये बताने का प्रयास किया कि जलवायु का, अगर हम हिस्टोरिकल तौर पे किसी भी क्षेत्र में अगर हम पादपों का, प्राकृतिक वनस्पति का विकास देखें या जंतु जगत का विकास देखें या मनुष्यों के जो रहन सहन का जो तरीका है, जो जीवन शैली है उसको देखें, हम ये पाते हैं कि इन सारे चीजों पर जलवायु के कारकों का प्रभाव पड़ता है। जहां गर्म जलवायु, यहां पर इनका नियतिवादी दृष्टिकोण भी नजर आता है। जहां इनका कहना है कि जहां गर्म जलवायु है उन क्षेत्रों के लोग स्नेही स्वभाव के होते हैं, जो शीतल जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहां के लोग कठोर स्वभाव के होते हैं, पर जो समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेश हैं उनके लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, सबसे ज्यादा स्नेही होते हैं, सबसे ज्यादा मृदुभाषी होते हैं और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये नियतिवाद हमें यूनानी ज्योग्राफर्स के संदर्भ के समय में भी मिलता है, रोमन ज्योग्राफर्स के समय में भी मिलता है और अरब ज्योग्राफर्स के समय में भी मिलता है कि जलवायु निर्धारित करती है कि कहाँ का मानव किस तरीके का नजर आएगा, किस तरीके का उसका फिजिकल अपीयरेंस होगा और किस तरीके का उसका स्वभाव होगा, किस तरीके की उसकी जीवन शैली होगी। इसी संदर्भ में आगे ये कहते हैं कि जैसे नीग्रोज हैं, जो अफ्रीका के लोग हैं, वो उनकी चमड़ी का रंग काला है, ये उनकी उष्ण जलवायु के कारण है। इसी प्रकार से जो समशीतोष्ण प्रदेशों के और ठंडे प्रदेशों के जो लोग हैं वो सारे के सारे श्वेत वर्णीय मिलते हैं, श्वेत वर्ण के मिलते हैं। तो ये सारा जो अध्ययन मिलता है, ये सारी जो स्वरूप मिलते हैं या ये इन्होंने जो जलवायु है और जो मानव है इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करते हुए मानव भूगोल के क्षेत्र में भी हम अरब ज्योग्राफर्स के योगदान को रेखांकित कर सकते हैं इस रूप में। इसके अलावा इन्होंने टॉलेमी के द्वारा जो प्रधान देशांतर की रचना की गई थी उसको स्वीकारा, कार्टोग्राफी पर भी इन्होंने ध्यान दिया और उसी को इन्होंने स्वीकारा। समय की गणना को भी उसी आधार पर किए जाने की पद्धति को अरब ज्योग्राफर्स ने भी अपने जो भी अध्ययन थे, जो भी इनके प्रेक्षण थे, उसको उसी रूप में इन्होंने स्वीकारा।
जहां तक लैटिट्यूड्स का सवाल है, अक्षांशों का सवाल है, तो उसमें इन्होंने ग्रीक जोग्राफर्स द्वारा दिए गई जो लैटिट्यूड्स की जो व्यवस्था थी उसको स्वीकारा। इन्होंने ये माना कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो परछाइयां बनती हैं उस आधार पर अक्षांशों की गणना की जानी चाहिए और उसी आधार पर अक्षांशों को की रचना भी की जानी चाहिए। इन्होंने जो इरेटोस्थनीज का जो नोमोन था या जो टॉलेमी ने आगे जो रचनाएं की उसको इन्होंने और संशोधित किया। रचना की मेरा मतलब है कि अक्षांश और देशांतरों की जो रचना की, थोड़ा सा इन्होंने उसको संशोधित किया। और इब्न यूनुस यूनुस नाम के जो अरब जोग्राफर्स हुए उन्होंने अपने अध्ययनों के द्वारा ये जो संशोधित नोमोन था इनका और जो इन्होंने जो संशोधित चित्र जो मानचित्र तैयार करने का प्रयास किया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की रचना करने का प्रयास किया, उनके आधार पर इन्होंने खगोलीय तालिकाओं की भी रचना की, बहुत सारी सारणियां तैयार की जिनसे ये पृथ्वी की लोकेशंस और पृथ्वी की ब्रह्मांड में लोकेशन, पृथ्वी पर लोकेशंस और पृथ्वी की ब्रह्मांड में अन्य नक्षत्रों के संदर्भ में लोकेशंस, इन सब से संबंधित सारणियों या आंकड़ों को इन्होंने संग्रहित करने का प्रयास किया। ओशनोग्राफी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, समुद्र विज्ञान के संदर्भ में, तो हम पाते हैं कि अरब जोग्राफर्स ने ज्वार भाटे का अध्ययन किया था। इन्होंने कैस्पियन, यहाँ तक कि अलमसूदी तो कैस्पियन सागर में नौका लेकर स्वयं प्रेक्षण करने गए थे और इन्होंने दीर्घ और उच्च ज्वार और निम्न ज्वार जो है उनका अध्ययन किया। और अरब जोग्राफर्स इन सारे प्रेक्षणों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। न सिर्फ इन प्रेक्षणों के आधार पर बल्कि जो भारतीय जो विज्ञान उस समय तक विकसित था वहां से भी इन्होंने प्रेरणा ली और उन अध्ययनों के आधार पर ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ज्वार भाटे चंद्रमा और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके कारण आते हैं। तो इस अवधारणा को इन्होंने यहाँ पर पुष्ट किया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ये भी अध्ययन किए, खासकर अलमसूदी ने ये बताया कि हमें जगह जगह जहां भी हम समुद्र का रंग देखते हैं तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से महासागर के पानी के रंग में भी अंतर मिलता है। और जब इसके कारण खोजने गए तो इन्होंने ये स्थापित किया कि समुद्र में लवणता का अंतर मिलता है, समुद्र में लवणता मिलती है और अलग अलग जगह के समुद्री पानी में, महासागरीय जल में लवणता में अंतर मिलता है, जो एक बड़ा कारण है पानी के रंग में अंतर का। और इसके अलावा महासागरीय जो निक्षेप है, जो महासागरीय वनस्पति है, उन सब का योगदान भी है इस क्षेत्र, इस संदर्भ में, जो कि पानी के रंग को निर्धारित करता है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने न सिर्फ रंग का अंतर बतलाया बल्कि ये बताने का भी प्रयास किया कि विश्व के समस्त महासागर एक जैसे नहीं है। समस्त महासागरों के फ्लोर पर जो समुद्री वनस्पति पैदा होती है उस समुद्री वनस्पति में अंतर मिलता है, समस्त महासागरों की लवणता के स्तर में अंतर मिलता है और इन समस्त महासागरों में जो निक्षेप है, जो जमाव है, उनमें भी उनकी प्रकृति, उनके स्वरूप में भी अंतर मिलता है। तो इस प्रकार से अरब जोग्राफर्स ने इन समस्त क्षेत्रों में भूगोल की विभिन्न शाखाओं में अपना योगदान दिया। और अरब जोग्राफर्स के योगदान को हम अंध युग के बाद एक बहुत सुदृढ़ पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार सकते हैं, जिसने आगे के समस्त ज्ञान विज्ञान के विकास को एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि दी, एक आधार दिया, जिसके आधार पर हम आज तक के ज्ञान तक पहुंच पाने में सक्षम हुए हैं। बहुत सारी स्थापनाएं इनकी आज भी वैसी ही लागू होती हैं जिस रूप में इन्होंने दी थी। तो इसलिए इनके योगदान को अविस्मरणीय माना जाता है। और जहां तक इंडिविजुअल अरब जोग्राफर की, इंडिविजुअल भूगोलवेत्ता की योगदान की बात है, उसकी चर्चा हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो थैंक यू।